हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की और काफ़ी टाइम बाद हम यूट्यूब पे आ गए। आज से आपको रेगुलरली लेक्चर्स मिलेंगे। ये जो आपके सामने नोट्स हैं, बहुत सारी बुक्स का मिक्सचर है इसमें, जैसे कि बिपिन चंद्र छोटी वाली, बिपिन चंद्र बड़ी वाली, इसी तरह जो मैग्रा की है, सोनाली बंसल की, मोहम्मद तारिक की, वो भी है, और स्पेक्ट्रम की उस बुक का मटेरियल भी आपको इसमें मिलेगा। इसी तरह ये जो आपके सामने नोट्स है, और भी बुक्स है जैसे कि अरिहंत, ल्यूशन, तरन गोयल, मैग बुक, उनका मटेरियल भी आपको इसी में मिलेगा। मैक्सिमम मटेरियल जो कि रेलिवेंट हो, कंसेप्ट्स खासकर। तो इसमें आपको लगेगा कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, ये लेक्चर सीरीज देखनी है और हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा यहां पे। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को मैं स्टार्ट करूंगा डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से ही। कुछ बुक्स ने ब्रिटिशर्स से स्टार्ट किया है, कुछ बुक्स ने रिवोल्ट ऑफ 1857 से स्टार्ट किया है, कुछ बुक्स ने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से स्टार्ट किया। ज्यादा बेहतर रहेगा यहां से ही स्टार्ट करना। इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको नॉर्मली लेटर मुगल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होता है। अब डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, और वो कब हुआ? 1707 से वो स्टार्ट हुआ डिक्लाइन होना, और 1857 में मुगल एम्पायर का एंड होता है। ये जो पीरियड है यही है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। 1707 में औरंगजेब का डेथ होता है, वहीं से असल में स्टार्ट होता है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन। कहानी को मैं स्टार्ट करूंगा 18th सेंचुरी से। 18th सेंचुरी में बहुत सारी चेंजेस आते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डार्क एज या एज ऑफ चॉस। इस 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? सेंचुरी तो 100 साल है, लेकिन 18th सेंचुरी का मतलब 1700 से लेके 1800 के दरमियान का पीरियड। इसी तरह 19th सेंचुरी होता है 1800 से लेके 1900 तक, आपको यह पता होगा। अब 18th सेंचुरी जो है, जिसको बोलते हैं डार्क एज, एज ऑफ चॉस, बहुत सारी चेंजेस आने की वजह से इसमें मुगल वीक हुए, लेकिन मुगल डेड नहीं हुए। मुगल एक्चुअली 19th सेंचुरी में डेड हुए इस डेट पे। अब 18th सेंचुरी में क्या चेंजेस आते हैं? बहुत सारे रीजनल पावर्स जो हैं वो ऑटोनॉमी मांगते हैं, ऑटोनॉमस हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कैसे पता चलेगा आपको आगे के स्लाइड्स में। जो यूरोपियन पावर थे, जिनके लिए ओपन ट्रेड था इंडिया में, और उनका पहला मकसद था इंडिया का ट्रेड, ना कि इंडिया को रूल करना, लेकिन 18th सेंचुरी के लेटर सेकेंड हाफ में वो ट्रेडर्स से रूलर्स बन गए। अब वो पहले रूल करने के लिए नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि इंडिया पहले उतना पुअर नहीं था, और यूरोप पहले, जब यूरोपियन पावर्स यहां पे आ गए, यूरोपियन कंट्रीज, डच, डेन्स, इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगाल, वो रिच नहीं थे उतने ज्यादा जितने कि वो बाद में बन गए। और इस 18th सेंचुरी को मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा। पहला हाफ 18th सेंचुरी का, सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी का, और 18th सेंचुरी के बीच वाले डिकेड्स। डिकेड होता है 10 साल, बीच वाले 10-10 साल, जैसे 1750, 1740, 1760s, बीच वाले। फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में डिक्लाइन होता है मुगल का अच्छी तरह। मिडिल के जो डिकेड्स है उसमें मुगल एम्पायर से दूर हो जाते हैं, ऑटोनॉमस स्टेट्स बन जाते हैं। मुगल एम्पायर के अंदर जो नोबल्स थे वो अपने अपने रियासतें बनाते हैं। और 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ब्रिटिश ट्रेडर्स से पॉलिटिकल पावर उनके पास आ जाता है, रूलर्स बन जाते हैं।
थोड़ा सा यहां पे मैंने आपको बताया, यहां पे थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आगे ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। औरंगजेब का पीरियड ये था, और औरंगजेब के पीरियड के दौरान ही सीड्स बन गए थे डिक्लाइन के। औरंगजेब की पॉलिसीज की वजह से ही उसकी डेथ पे हमें नजर आया, 1707 पे ही नजर आया डिक्लाइन मुगल एम्पायर का। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे आथर बोलते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1707 से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे आथर बोलते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होती है स्टार्ट जब यहाँ पे यूरोपियन पावर्स आए थे, पुर्तगाल पहले आया था। अलग अलग व्यू पॉइंट है, तो ऐसे ही मैंने आपको बताया। अब औरंगजेब की डेथ पे डिक्लाइन होता है स्टार्ट, वो आपको दिखता है कैसे? नादिर शाह के इन्वेजन से। ये नादिर शाह, अब्दाली, ये कौन होते हैं? ये मुगल नहीं हैं। मुगल के पीरियड के दौरान ये आते हैं मुगल को लूटने। मुगल एम्पायर के पीरियड के दौरान ये इंडिया को लूटते हैं। ये बाहर के होते हैं, ये पर्शिया से आते हैं। जैसे कि नादिर शाह पर्शियन किंग था, अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का किंग था। एक्चुअली नादिर शाह का ही वो एक्चुअली एक एबलेस्ट जनरल था, आगे बताऊंगा मैं, शॉर्ट में याद रखो। अहमद शाह बाहर का, अफगानिस्तान का, नादिर शाह पर्शियन किंग, अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का किंग। वो इंडिया को लूटने आते हैं, मुगल को प्लंडर करते हैं, जो कि आपको दिखाता है मुगल बहुत ही कमजोर था इस पीरियड पे जब नादिर शाह आया। एक्चुअली अब्दाली का इन्वेजन 1761 नहीं था। अब्दाली का इन्वेजन 70, याद रखना, यहां पे मैंने नहीं लिखा है लेकिन याद रखना, 1748 से लेके 67 तक। मैं भूल गया लिखना, मुझे लिखना चाहिए था लेकिन फिर भी याद रखना। 1748 को अब्दाली इन्वेड करता है, 1767 तक अब्दाली के इन्वेजन होते हैं इंडिया में। 7 बार वो प्लंडर करता है, इस डेट से इस डेट तक इंडिया में वो 7 टाइम्स प्लंडर करता है, लूटता है मुगल्स को। फिर सर आपने ये डेट क्यों लिखा है? अब्दाली का इन्वेजन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है 1761 में। जब 1761 में अब्दाली ने इन्वेजन किया, इस डेट पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जो कि दिखाता है सिर्फ इतना कि 1761 में मुगल इतना वीक हुआ था कि अब्दाली ने मुगल्स के साथ लड़ाई नहीं की, मराठास के साथ लड़ाई की। मराठास डिफेंडर बन गए इंडिया के। तो अब्दाली का इन्वेजन, यहां पे मराठा डिफेंड करते हैं इंडिया को, न कि मुगल। ये 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में आपको आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? अब्दाली का पीरियड याद रखना, मैंने यहां पे भूल गया मैं लिखना, लेकिन आपको याद रखना है अब्दाली का पीरियड वो 1748 से लेके 67 तक 7 टाइम प्लंडर करता है। बस एक ही डेट मैंने बीच वाला लिखा है क्योंकि यहां पे लिखना, आप लिखना नोट पे या कहीं पे भी, यहां पे अब्दाली का इन्वेजन बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पे मुगल बहुत वीक था, मराठा डिफेंडर बनते हैं इंडिया के। आगे क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप भी लिख लेना, यहां पे भूल गया हूं मैं लिखना, ओके। अच्छा, उसके बाद ब्रिटिश, मतलब मुगल जो हैं वो ब्रिटिश के पेंशनर बनते हैं, इतने वीक होते हैं। ब्रिटिश इनको पेंशन देता है, बोलता है बैठो पेंशन ले लो 1765 में। और अगर आपको मैं बताऊं, एक्सटर्नल एग्रेशन जो कि अब्दाली और नादिर शाह ने किया, और इंटरनल वीकनेसेस, इन दोनों की वजह से फॉल ऑफ मुगल्स हो गया, डिक्लाइन ऑफ मुगल हो गया, ओके। अब जल्दी जल्दी में चलूंगा, वो काफी स्लाइड्स हैं। मिडिल डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी में क्या होता है? राइज ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स। मुगल के अंदर जो कुछ पावर्स थे, मुगल्स के अंदर जो नोबल थे, वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाते हैं, ठीक है ना? वो जैसे कि मुगल्स के अंदर जो नोबल थे वो सक्सेसर स्टेट्स बनाते हैं, इसी तरह नए नए स्टेट्स भी बनते हैं। सिक्स जाट्स, अफगान, मराठा नए स्टेट्स बनाते हैं। इंडिपेंडेंट किंगडम्स होते हैं, मैसूर, केरला, राजपूत, जिनको आप कभी कभी मिस्टेकनली बोलते हैं हिंदू स्टेट्स भी। मैसूर, केरला, राजपूत को आप बोलते हो हिंदू स्टेट्स भी, याद रखना। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है इस डिकेड्स में, इन डिकेड्स में। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्यों होता है? क्योंकि मुगल्स से पावर छीनता है और अलग अलग लोगों में ये पावर आ जाता है, ओके। सेंटर के पास पावर नहीं रहता। अच्छा,
ये क्लियर हो जाएगा आपको। सक्सेसर स्टेट्स, न्यू स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स में फ़र्क क्या है। आगे 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 सेकेंड हाफ ऑफ 18 सेंचुरी में देखने को मिलेगा आपको राइज ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन उनको पॉलिटिकल पावर कैप्चर करते हैं, और पहले पहले वो तो साउथ इंडिया और बंगाल को एक्वायर करते हैं। कैसे करते हैं एक्वायर, आगे देखेंगे। और सेकेंड हाफ ऑफ 18 सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा कैसे ये ब्रिटिश बाकी के ईस्ट इंडिया, बाकी के कंपनी को हटाते हैं, जैसे पुर्तगाल्स, डच, डेन्स, फ्रेंच, ओके, उनको हटाते हैं, और इंडियन पावर्स को भी कैसे हटाते हैं ये आपको आगे देखने को मिलेगा। अब स्टार्ट करूंगा मैं पहले डिक्लाइन ऑफ मुगल्स से। मुगल्स कैसे डिक्लाइन इनका होता है ये हम देखेंगे, फिर हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे, एक्चुअली तीसरे चौथे लेक्चर में देखेंगे इंडिपेंडेंट स्टेट्स का बनना, वो सारी बातें हम देखेंगे। मुगल का डिक्लाइन होता है फर्स्ट हाफ ऑफ 18 सेंचुरी में, इंटरनल वीकनेस और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से। अब्दाली और नादिर शाह का इन्वेजन, उससे पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से पहले थोड़ा सा। मुगल का पीरियड इधर से स्टार्ट होता है यहां तक, जो बीच में मुगल थे बाबर से लेके औरंगजेब तक, इनको बोलते हैं ग्रेट मुगल्स। ये स्ट्रांग थे, औरंगजेब लास्ट स्ट्रांग रूलर था। उसके बाद जो लेटर मुगल्स थे वो काफी वीक थे, और उनका नंबर 12 है, कुछ जगहों पे लिखा है 13, आगे भी क्लियर हो जाएगा 12 कि 13 है कितना है देखेंगे। और 1857 के रिवोल्ट पे मुगल्स का एंड हो जाता है। अब सीखना आपको यह है औरंगजेब का जो रेन है, अब आपको सीखना है डिक्लाइन कैसे हो गया, डिक्लाइन कैसे हो गया। देखो औरंगजेब का जो पीरियड था 1658 से लेके 1707 तक, इसी पीरियड के दरमियान ही कुछ प्रॉब्लमें हुई थी, और वो प्रॉब्लमें आपको डेथ ऑफ औरंगजेब पे दिखी 1707 में। क्या प्रॉब्लम थी? सोशो रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, और वो फंडामेंटलिस्ट था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। जो पॉपुलेशन है वो रिबिलियन करना स्टार्ट किया उन्होंने, मराठास के पीछे औरंगजेब और बाकी मुगल्स 20 साल का फ्रूटलेस वाल खेला। 20 साल के लिए कोई फायदा नहीं मिला औरंगजेब को। बोलते हैं मुगल एम्पायर के लिए ये डेक्कन अल्सर वैसा ही है जैसा नेपोलिक एम्पायर के लिए स्पेनिश अल्सर था। जिस तरह नेपोलियन को स्पेन ने परेशान किया, उसी तरह मुगल्स को डेक्कन ने परेशान किया। मुगल्स के अंदर डेक्कन नहीं आया, और जो औरंगजेब ने बहुत सारे रियासतें क्लियर की, मतलब कवर किए थे, जो औरंगजेब ने बहुत सारा एक्सपैंड किया था। इतना सारा एक्सपैंड करने की वजह से, वास्ट एम्पायर की वजह से उसका सेंटर वीक हो गया, सेंटर उसका वीक हो गया। ठीक है ना, क्योंकि जब वास्ट हो गया बहुत ज्यादा एम्पायर तो सेंटर तो वीक होगा ही। और उसके जो वीक सक्सेसर्स थे औरंगजेब के, वो नहीं कंट्रोल कर पाए, जो कि औरंगजेब की पॉलिसीज की वजह से प्रॉब्लमें होनी स्टार्ट हुई। वो वीक थे उसके बाद, और वो कंट्रोल नहीं कर पाए। और उसके बाद जो लेटर मुगल्स आए, उनका क्विक सक्सेशन होता है, वो क्विकली एक दूसरे के बाद आ जाते हैं। हालांकि दो का लॉन्ग रूल है, मोहम्मद शाह और शाह आलम का। और आपको मैं बताऊं, नादिर शाह जो है उसने इन्वेड किया इस डेट पे, जो कि मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में। अहमद शाह अब्दाली ने भी इन्वेड किया, 7 टाइम अटैक किया और प्लंडर किया, जो कि दिखाता है मुगल बहुत वीक थे। 1765 में मुगल को तो पेंशन बनाया गया। 1857 में बहादुर शाह को डिपोजिट किया गया। डिपोजिट का मतलब होता है पावर छीनना, डिपोजिट का मतलब होता है पावर खत्म करना, पावर ही लेना, ठीक है ना, ओके, मतलब सीट से उतारना। अच्छा, अब हम देखेंगे लेटर मुगल्स का पीरियड, कौन कौन था इस लेटर मुगल में, और किस तरह से इनकी प्रॉब्लम्स की वजह से मुगल का डिक्लाइन हुआ। अब लेटर मुगल्स का पीरियड यहां से यहां तक देखना है आपको। लेटर मुगल्स में औरंगजेब की डेथ पे, वो 89 की एज में उनका डेथ हुआ। 3 बेटे थे, काम बख्श, मौजम और मोहम्मद आजम। जो ये मौजम था वो एल्डेस्ट था, और जो मौजम था वो एल्डेस्ट तो था। और आपको याद रखना है, उसने काम बख्श को मारा हैदराबाद पे, और मोहम्मद आजम को मारा एट जाजू,
और उसने दिल्ली पे थ्रोन एक्वायर किया, वो बन गया बहादुर शाह फर्स्ट, उसका टाइटल मिल गया। तो औरंगजेब की डेथ के बाद बहादुर शाह फर्स्ट है या मौजम शाह आलम, उसका पीरियड ये है, एल्डेस्ट बेटा था वो। इस मोहम्मद शाह को बोलते थे शाही बेखबर भी, हेडलेस किंग। इसका दिमाग ही नहीं था। इसने बहुत सारे जागीर ग्रांट दिए अपने नोबल्स को, बहुत सारी जमीनें दे दी, लो लो ये जमीन आपकी, वो जमीन आपकी। बहुत सारे प्रमोशंस किए, बिना देखे प्रमोशंस किए, जिसकी वजह से उसका एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया। और किसको बोलता था हेडलेस किंग, शाही बेखबर? मौजम को, मौजम शाह आलम को, या आप कह सकते हो बहादुर शाह फर्स्ट को। 65 की एज में ये मरा नहीं, याद रखना। यहां पे मैंने अभी बोला, रुको, यहां पे मैंने बोला 89 की एज में औरंगजेब की डेथ होती है, लेकिन यहां पे याद रखना 65 की एज में ये बना, पावर में आया। ये लर्नड था, काफी लर्नड था। इसने रिवर्स किए औरंगजेब की पॉलिसीज, ठीक है ना, काफी काबिल था। रिवर्स किया औरंगजेब की पॉलिसीज, काबिल तो काफी था लेकिन दिमाग नहीं था, बस प्रमोशंस देने लगा, जागीर देने लगा, एडमिनिस्ट्रेशन इसने वीक किया, ठीक है ना। अभी इसने रिवर्स किया औरंगजेब की पॉलिसीज, इसलिए ये लर्न था। क्या क्या पॉलिसीज, वो आपको देखने को मिलेगा। टॉलरेंट ये बन गया टुवर्ड्स हिंदूज। औरंगजेब टॉलरेंट नहीं था टुवर्ड्स हिंदूज। बहुत सारे आथर बोलते हैं कि हिंदूज के लिए वो टॉलरेंट था, बहुत सारी, लेकिन मेजॉरिटी बोलते हैं कि वो औरंगजेब की पॉलिसीज अगेंस्ट हिंदूज थे। वो ये वाला बंदा जो है वो टॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदूज था। इसने टेम्पल का डिस्ट्रक्शन नहीं किया, ओके। और इसने क्या किया, औरंगजेब की पॉलिसीज को रिवर्स करके इसने पैसिफिक पॉलिसी अपनाई, पीस अपनाया, कमजोरी में या स्टेट्समैनशिप में, लेकिन पीस इसने अपनाया। मराठास के साथ इसने पीस करना चाहा और किया भी। राजपूत के साथ पीस किया, जाट्स एंड बुंदेलियास के साथ पीस किया, सिख्स के साथ भी पीस किया, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो गई, बताऊंगा मैं आपको। जो कि इसने मराठास के साथ पीस किया, इसने कैसे किया, एलो किया इसने शाहू को, जो कि मराठा का सरदार था, जिसको कैप्चर किया गया था, मुगल्स ने कैप्चर किया था, उसको इसने रिलीज मतलब एलो किया कि वो जाए महाराष्ट्र। मराठास के शाहू को उसने रिलीज किया, वो जाए महाराष्ट्र। लेकिन आपको मैं बताऊं, उसने सरदेश मुखी भी दे दी उनको, लेकिन उसने चोट नहीं दिया और उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया शाहू को कि वो मराठा सरदार है। ये दो प्रॉब्लमें हुई, फिर से बोलूंगा। शाहू को उसने छोड़ दिया महाराष्ट्र, वो चला गया और उसने सरदेश मुखी उनको दे दिया। देखो ना, ये सरदेश मुखी और चोट आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। आपको फिलहाल ऐसा याद रखो कि मतलब टैक्स कलेक्ट करना होता है, ठीक है ना, टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स के नाम, फिलहाल ऐसे याद रखो। सरदेश मुखी और दे दिया, लेकिन चोट भी मांग रहे थे मराठास, लेकिन उसको उनको चोट नहीं दिया और रिकॉग्नाइज नहीं किया शाहू को कि ये मराठा सरदार है। और इसी की वजह से आगे मराठास में प्रॉब्लम होती है कि इसने ये रिकॉग्नाइज नहीं किया शाहू को, जिसकी वजह से उधर मराठा का सरदार कौन बनेगा, ताराबाई बनेगा, कौन बनेगा, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आपके आगे। उधर प्रॉब्लम हो गई मराठास में, इस वजह से थोड़े से मराठास इससे नाखुश भी थे। हालांकि इसने पीस ही अपनाना स्टार्ट किया इनके साथ। राजपूत के साथ पीस किया कैसे, उनको स्टेट्स अपने दे दिए, उनको बड़े बड़े मनसब्स दे दिए और सूबेदार उनको बना दिया, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, ओके। अच्छा, उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद क्या होता है, हाँ, उसके बाद क्या होता है, राजपूत के साथ भी पीस हुआ, ये तो मैंने आपको बताया। जाट्स एंड बुंदेलास के साथ भी पीस किया। एक जाट चीफ था चुरैमान, उसके साथ पीस किया और यही चुरैमान बंदा बहादुर के खिलाफ मुगल्स के साथ खड़ा हुआ। जाट चीफ याद रखना, बंदा बहादुर जो सिख्स का चीफ था, सिख्स का किंग था, सिख किंग बंदा बहादुर उनका हेड,
उसके खिलाफ ये चुरमान जाट चीफ उसके खिलाफ मुगल्स के साथ खड़ा था। और जो बुंदेला चीफ था छत्रासल, बुंदेला चीफ जो छत्रासल था वो एक मुगल का लॉयल फ्यूडेटरी बना, ठीक है ना, लॉयल फ्यूडेटरी बना। अब आप सोच रहे होगे ये मनसब क्या है, सूबेदार क्या है, फ्यूडेटरी क्या है। देखो, मनसब का मतलब होता है जगह, पीस ऑफ लैंड देना। सूबेदार का मतलब होता है एक सूबा देना, ठीक है ना। और जैसे कि यहाँ पे फ्यूडेटरी का मतलब होता है कि कोई ज़मीन का टुकड़ा देना और वहाँ पे उनको उधर से बोलना कि चलो दे दो, उधर से रेंट कलेक्ट करके या कुछ। ये सारी चीज़ें आपको आगे भी क्लियर हो जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ आगे क्लियर हो जाएगी क्योंकि आगे आपको कहीं ना कहीं पढ़ना होगा ये। अब और भी बातें हैं, जैसे कि सिक्स के साथ पीस हुआ कैसे। बड़े बड़े मनसब दे दिए सिक्स को, इसने हाई मनसब दिए। किसको? गुरु गोविंद सिंह को इसने हाई मनसब दिया, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह तो खुश हुआ, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जब उसकी डेथ हुई तो बंदा बहादुर और सिक्स ने इन लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर रिवोल्ट किया, जिसकी वजह से ये जो बंदा है मौज़म बहादुर शाह फर्स्ट, उसने क्या किया, उसने इस बंदे बहादुर को लोहगढ़ में डिफीट किया। अब लोहगढ़ में इसको डिफीट तो किया, और आपको मैं बताऊं ये लोहगढ़ क्या है। लोहगढ़ जो है वो एक फोर्ट है जो कि गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था, और वो कहाँ पे है? फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, अंबाला के पास। ओके, हालांकि जो ये फोर्ट गुरु गोविंद सिंह ने बनाया और जो कि लिया था मुगल्स ने, बंदा बहादुर को हटा के, सिक्स को हटा के, लोहगढ़ में डिफीट करके इनका जो ये फोर्ट लिया था, वो सिक्स ने बाद में रिकवर किया 1712 में। ओके, सिंपल सी बात है। लेटर मुगल्स में मौज़म ने 3 बाइयों के साथ लड़ाई करके जीता और बहादुर शाह फर्स्ट उसको टाइटल मिला। इसने रिवर्स किया औरंगजेब की पॉलिसीज, टॉलरेंट बना और उसने पीस स्टार्ट किया, सबके साथ पीस स्टार्ट किया। हालांकि सिक्स के साथ झगड़ा हो गया इसका फिर बाद में, क्योंकि सिक्स ने रिवोल्ट किया आफ्टर गुरु गोविंद सिंह डेथ। ओके, जब वो चले गए। ओके, अब पार्टीज एट मुगल कोर्ट एंड किंग मेकर्स इमर्जेड, ये आपको याद रखना है। बहादुर शाह की डेथ के बाद बहुत सारी पार्टीज मुगल कोर्ट में इमर्ज हुई और वो किंग बनाना, और उन्होंने ही फिर वो किंग मेकर्स बन गए। उनके हाथ में ही था कौन किंग बनेगा कौन नहीं बनेगा। अब ये इससे पहले नहीं होता था मुगल्स में, ये बहादुर शाह के डेथ के बाद ही आया मुगल्स में। याद रखना, बहादुर शाह की डेथ के बाद जो नोबल्स थे, मुगल्स के अंदर जो नोबल्स थे, वो खड़े हो गए एज किंग मेकर्स। पहले पहले प्रिंसेस लड़ते थे आपस में किंग बनने के लिए, अब नोबल्स ने भी टांग लड़ाना स्टार्ट किया। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके सामने, जहांगीर शाह जो एम्पायर था, जुल्फकार खान की वजह से जहांगीर शाह एम्पायर बना, जुल्फकार खान नोबल की वजह से। फारुखसियार एम्पायर बना सईद ब्रदर्स जो कि नोबल्स थे उनकी वजह से। फारुखसियार रेज हुआ और बाद में सईद ब्रदर्स ने ही फारुखसियार को मारा। पहले फारुखसियार को बनाया, फिर फारुखसियार को गिराया भी। ये आपको दिखा रहा है कि नोबल्स किंग मेकर्स बन गए। अब नोबल्स के अंदर भी पार्टीज थी भाई, नोबल्स 4 तरह के थे। अब नोबल्स के अंदर जो पार्टीज थी उनमें 4 तरह के कौन कौन से थे? तुरानी पार्टी, सेंट्रल एशिया के नोबल्स, सेंट्रल एशिया के लोग। ईरानी पार्टी, मुगल्स के अंडर जो ईरान के नोबल्स थे। अफगानी पार्टी, मुगल्स के अंडर जो अफगानिस्तान के नोबल्स थे। हिंदुस्तानी पार्टी, मुगल्स के अंडर जो इंडियन मुस्लिम्स थे। अब ये जो 3 पार्टीज है वो फॉरेन थी, एक हिंदुस्तान की पार्टी थी, इंडिया के मुस्लिम्स इसमें थे, नोबल्स। ओके, अब
इंडियन मुस्लिम्स जो थे उनको राजपूत्स और जाट्स भी सपोर्ट करते थे, क्योंकि इंडिया के मुस्लिम्स थे और वो बाहर के थे। आपको ये याद रखना है दिमाग में भाई, नोबल्स जो थे मुगल के, वो बहुत सारे जगहों से नोबल्स बने थे। कुछ नोबल्स सेंट्रल एशिया के थे, कुछ नोबल्स ईरान के थे, कुछ नोबल्स अफगानिस्तान के, कुछ नोबल्स इंडिया के थे, और हर एक के स्लोगन अलग अलग थे। रिलीजन पे और रेस पे ये हर एक नोबल बस स्लोगन देता था अपने फायदे के लिए, हिंदू इंडिया के प्रॉफिट के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए। और जो ये ईरानी पार्टी थी वो शिया थी, और तुरानी और अफगानी पार्टी सुन्नीस थी, मोस्टली सुन्नीस थी। ओके, ऐसा नहीं क्या, हर एक। और हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा है, कुछ नहीं था लिखने को इसलिए मैंने लिखा है, सब्सक्राइब करो, प्रेस करो बेल आइकन को, और शेयर करो इस चैनल को, जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विस को, और कमेंट करो क्या आपको ये कैसे लग रहा है। मैं तेज़ चलूँ, धीरे चलूँ, नॉलेज ज़्यादा दे दूँ इससे, नॉलेज इससे कम दे दूँ? आप कमेंट करो नीचे क्या लगता है आपको। अब जो ये बाकी के 3 स्लाइड्स है, क्योंकि ये 7 स्लाइड्स का मैंने लेक्चर बनाया था, ये बड़ा लेक्चर बनेगा। जो ये बाकी के 3 स्लाइड्स हैं वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है ना? ओके, इस चैप्टर को हम एक्चुअल मेरे हिसाब से 3 या 4 लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब जो ये बाकी के 3 स्लाइड्स है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर से, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा, ठीक है ना? ओके, बाय।